नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ अंतर्राज्यीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक। रक्षा रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर हो रही चर्चा। केरल के चर्चित CMRL एक्सोलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने किया हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और वर्ल्ड बैडमिंटन में भारत के आज 5 बड़े मुकाबले। प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी सिंधु। आयुष शेट्टी और सात्विक चिराग की जोड़ी पेश करेगी चुनौती। और इसी के साथ चलिए सीधा रुख करते हैं मसूरी, जहां पर इस समय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के IAS अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। And you are so lucky that you are the best lot. Your dedication and hard work have earned you a place in this hall. So I congratulate all of you for that. But I view it little differently. Out of the 140 crore of people in the country, you have gained a lifetime opportunity to serve the society and make a change and speed the transformation at your will, at your place. I have also informed several among you quit your MNC jobs to serve the nation. That is another welcoming trend. I have seen many retired IAS officers are joining the MNC, but you are quitting the MNC and joining here. I want to give a big hand to all those who have joined. तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मसूरी में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के IAS अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक चल रही है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में चल रही इस बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, अवसंरचना विस्तार और जल बंटवारे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में रक्षा मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के साथ रक्षा मंत्री शिंजिरो को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये बैठक भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देश रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। ये बैठक भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। केरल के चर्चित CMRL एक्सोलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान हवाला चैनलों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाने के सबूत मिले हैं। एजेंसी का दावा है कि तलाशी के दौरान हाथ से लिखे गए नोट्स और दस्तावेज भी मिले, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। ईडी के मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में करीब 20 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम का हिसाब है, जबकि करीब 85 लाख रुपए दुबई भेजे जाने का भी जिक्र है। जांच का केंद्र CMRL और एक्सोलॉजिक से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन और रिश्वत भुगतान है। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड पर बिना किसी सेवा के वीणा की बंद हो चुकी IT कंपनी एक्सोलॉजिक को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप है।
ईडी इस मामले में वीणा से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और अब नए साक्ष्यों के सामने आने के बाद वीणा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर के इस्ताना में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। इस बैठक में भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोड मैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, नए क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार पर जोर दिया गया। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। साल 2022 में स्थापित ISMR भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है। इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होती है। चौथी बैठक में इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग को और व्यापक बनाने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। दोनों पक्ष बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए अवसर तलाशेंगे। बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हैं। ISMR के साथ भारत सिंगापुर व्यापार गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को समानांतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होने हैं। बैठक का व्यापक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना, साथ ही व्यापार एवं निवेश के साथ साथ तकनीक, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और कौशल जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। न्यायपालिका में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ देशव्यापी चुनौती बना हुआ है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बड़ी पहल की। CGI ने एक विशेष कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की पहचान शुरू की है जिन्हें मध्यस्थता और लोक अदालत के जरिए जल्द निपटाया जा सकता है। क्या है CGI की ये पहल और पेंडेंसी कम करने में ये कितनी कारगर साबित होगी, इस पर हमारे संवाददाता आनंद प्रताप सिंह ने CGI न्यायमूर्ति सूर्यकांत से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं इस पहल पर CGI ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं और सर, आपके माध्यम से आपने एक पहल की है कि समाधान समारोह के माध्यम से विशेष लोक अदालतों का निर्माण किया गया ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम की जा सके। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको लागू किया और कितना कुछ अभी तक फ़ायदा इस पर निकल के आया है? जी देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त से और 23 अगस्त तक हमने ये समाधान समारोह का आयोजन किया है। समाधान समारोह में हम मध्यस्थता और आपसी सहमति और मध्यस्थता दोनों के माध्यम से जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें से कुछ केसों को उनका निपटारा करने का हम प्रयास उसमें करेंगे। मध्यस्थता, मीडिएशन और आपसी सहमति है, उसमें कंसिलिएशन भी है, लोक अदालत भी है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ, कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से हुआ। लोगों ने किसी भी रूप में अपने मुकदमों का निपटारा करने का स्वयं फैसला जब किया, ऐसे हमने इस सारे प्रयास को एक समाधान समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसमें मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन किया और उन कमेटी के साथ और हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, सभी ने मिलकर के उसमें अथक प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस को हमने उसमें छांटा है जिनमें हमको लगता है कि ये आपस में सहमति से या स्वेच्छा से पार्टीज इसमें सहमति करके इन मुकदमों को निपटाया जा सकता है।
उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस भी होते हैं। अब की बार हमने उन केसेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है। उसमें हमने कमर्शियल लिटिगेशन को भी, जो आर्थिक मुकदमे हैं लोगों के आपस में लेन देन को लेकर के हैं, उसमें कंपनीज के मुकदमे भी शामिल हैं, उनको भी शामिल किया है। हमने प्रयास किया है कि लैंड एक्विजिशन में लोगों को मुआवजे को लेकर के सरकारों के साथ जो मुकदमे चलते हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। और एक बड़ा हमने एक प्रयास किया है, उसको देखेंगे कितना हम उसमें सफल होते हैं, वो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की टैक्स से रिलेटेड भी केसेस का हमने उसमें प्रयास किया जा रहा है कि उन मुकदमों को भी हम उसमें लिया जाए। ये सारा प्रयास इसी बात का है कि जिन केसेस में लोगों की समझौता होकर के मुकदमे की समाप्त होने की संभावना है, उन संभावनाओं को ढूंढा जाए और उन मुकदमे में यहाँ पर किसी तरह उनको सेटलमेंट करवा करके उनको समाप्त किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो इस श्रेणी में आएंगे और उनका हम निपटारा करने में कामयाब हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट देश की आखिरी अदालत है। जो लिटिगेंट है जिसका मुकदमा यहाँ पर आया है, वो अपनी जान की बाजी लगाने वाली बात वो करता है कि उसको लगता है कि ये आखिरी दाव है हारने और जीतने का। तो उसमें हम चाहते हैं कि वो उस प्रयास में जो उसका इतना बड़ा खर्च होता है, जो उसकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उसकी इफेक्ट होती है, और सारा परिवार जिस एक स्ट्रेसफुल माहौल से गुजरता है, तो उसकी बजाय वो मुस्कुराता। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के एक्ट को नकार रही। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई बीते कल, जिसमें वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने को लेकर के फैसला लिया गया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को लेकर कानून बन चुका है कि राष्ट्रीय गीत जब भी गाया जाएगा पूरा गाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अब इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वंदे मातरम यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत है उसके सिर्फ 2 ही छंद गाए जाएंगे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह पलटवार होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस इस समय बढ़ा रही है और वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने की गलती पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा से वो गलती नहीं होगी। जनता अब सहन नहीं करेगी। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले की निंदा करती है। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ और वापस रुक करते हैं गृह मंत्री अमित शाह का। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ
और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दरअसल कांग्रेस वंदे मातरम का लगातार विरोध कर रही है और हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला दिया गया, ये प्रस्ताव लाया गया कि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के सिर्फ 2 ही अंतरे, जो 2 छंद हैं, वही गाए जाएंगे और उसी को वो मान रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही हम आपको बता दें कि वंदे मातरम को पहले ही इस कानून के दायरे में लाया जा चुका है कि अगर कोई भी उसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये जो सियासी घमासान है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आमीन। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सुशासन। आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनने के लिए शुरू हुआ जनता दरबार। गुंडा दमन कानून को लागू किया गया। रिश्वत, कटमनी और अवैध टोल बूथों की शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू हुई टोल फ्री हेल्पलाइन। विधानसभा में शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग। 100 दिन सुशासन हर दिन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको सुनाया कि गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही वंदे मातरम के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद में, और अब जाकर इस गलती को सुधारा गया। आजादी के 80 साल बाद जब इस गलती को सुधारते हुए ये फैसला लिया गया, ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वंदे मातरम को कानून के दायरे में लाया गया, तो अब उसका विरोध जो कांग्रेस कर रही है उसे जनता सहन नहीं करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आजादी के 80 साल बाद 1937 के फैसले को सुधारा गया है, क्योंकि 1937 में यह फैसला लिया गया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाए जाएंगे, लेकिन उसके पास में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। पाकिस्तान अलग हो चुका है, विभाजन हो चुका है। उसके बावजूद कांग्रेस भी आज भी अपने 1937 की बात कर रही है कि जो फैसला तब लिया गया था हम आज भी उसी पे अडिग हैं। देखिए, कई गंभीर सवाल कांग्रेस के इस फैसले पर खड़े होते हैं और आज गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1937 में जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की थी, उस वक्त जब 2 छंद हम जानते हैं कि सिर्फ वंदे मातरम का गाने का फैसला किया गया था, और वो उस फैसले ने एक विभाजन की नींव रखी थी। चूंकि सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग के दबाव में उस वक्त ये फैसला हुआ था, और अब जब संसद के कानून के द्वारा, संसद से पारित बिल के द्वारा एक कानून बना है और उसमें संपूर्ण वंदे मातरम के गायन की बात कही गई और कांग्रेस ने इस फैसले को नकारा है, तो देश की जनता इसका एक जवाब देगी। देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी तुष्टीकरण की सोच से ग्रसित है और इस तरह का फैसला लेती है। तो हमने देखा है कि ये विवाद तब बहुत गरमाया जब 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनिया गांधी की तरफ से वंदे मातरम के गान के बीच में रोकने की बात कही गई, उस पर कांग्रेस की सफाई। और कल जो कांग्रेस की कार्य समिति में जो बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाने की बात हुई, उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा रही है। अब गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने ये जो फैसला किया है, ये दिखाता है कि उनकी सोच किस तरह से बदली नहीं है, वो उसी सोच से ग्रस्त है और बहुत एक करारा निशाना कांग्रेस पार्टी और उनकी नीति पर उठाया है गृहमंत्री अमित शाह ने। और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है उस पर यह बात स्पष्टता से कही है कि देश की जनता जरूर जवाब देगी, क्योंकि ये जो फैसला है इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम जानते हैं कि संसद में बिल पारित करके ये बात जो वंदे मातरम है उसके गायन को, संपूर्ण गायन को लेकर एक कानून बना है और जो जानबूझकर अनादर करता है उस पर सजा का ही प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति में जो फैसला हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से कानून का अनादर है। तो निश्चित तौर पर आज हमने देखा है कि खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठाया और जनता से ये बात कही है कि जनता जरूर कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का जवाब देगी। तो सवाल उठेंगे कांग्रेस पार्टी की इस नीति पर, इस फैसले पर कि क्या संसद द्वारा पारित कानून भी उसके लिए मायने नहीं रखता है मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं गृहमंत्री की तरफ से एक बात और कही गई इस दौरान कि अब जनता जो है वो एकजुट होगी और एकजुट होने की अपील गृहमंत्री ने कही कि अपना एकजुट होकर के आप इसका विरोध कीजिए और आवाज को बुलंद कीजिए। देखिए, अब हम जानते हैं कि जब ये पूरा विवाद सामने आया, जब वीडियो सामने आया था 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर का, और तब ये सवाल उठा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, गांधी परिवार के नेता सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस वीडियो में मौजूद नजर आए और जिस तरह से बाद में सफाई देने और लीपापोती की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार केरल में वंदे मातरम का संपूर्ण गायन नहीं हुआ उस दिन, तब सवाल उठे थे। और अब तो बाकायदा कल 4 घंटे की बैठक हुई कांग्रेस की और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंजा गाया जाएगा। तो ये सवाल उठता है कि संसद ने जब एक बिल पारित करके अब संपूर्ण वंदे मातरम को गायन का फैसला किया है तो कांग्रेस पार्टी ये कैसे कर सकती है? वो देश की एक प्रमुख राजनीतिक दल है
और एक उनका एक कर्तव्य भी है कि संसद में जब कोई कानून बनता है तो उसका पालन करें। और ऐसे में ये कहना, तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच हावी है या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय संसद से पारित कानून के, या फिर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कांग्रेस के लिए वो मायने नहीं रखते। कांग्रेस के लिए ज्यादा मायने एक परिवार और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान इस वक्त और ज्यादा छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद अभी फिलहाल थमता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।